हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न केमिस्ट्री क्लासेस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो थर्ड चैप्टर है क्लास 12th का फिजिकल केमिस्ट्री में, उसमें हम पिछले क्लास में इलेक्ट्रोलिटिक सेल पर चर्चा किए थे और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बाद उसमें हम कुछ क्वालिटेटिव एनालिसिस किए थे और उस पर क्वेश्चन किए थे। आज हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने वाले हैं। क्वांटिटेटिव, जैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमने ये सीखा था कि क्या प्रोडक्ट बनेगा किसी रिएक्शन के दौरान। उसमें जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स, डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के प्रेजेंस में क्या प्रोडक्ट बनता है, ये चीज़ हम लोग पढ़े थे। आज पढ़ेंगे कि जो प्रोडक्ट बनता है वो कितना प्रोडक्ट बनता है, व्हाट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस को करने के लिए फैराडेज ने अपना एक लॉ यहाँ पर दिया है और उसी फैराडेज लॉ पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, फैराडेज लॉ में कहते हैं कि अगर करंट और टाइम फिक्स कर दिया जाए, ठीक है, जैसे आप जानते हैं Q बराबर IT होता है। चार्ज के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। I होता है करंट और T होता है टाइम। अगर करंट को टाइम से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आता है? चार्ज आता है। तो अगर चार्ज के कारण डिपोजिशन हो रहा है, कैथोड पर आपको बताए थे कि सोडियम, सिल्वर, ऐसा कुछ डिपॉजिट होता है वहाँ पर जा कर के। तो यहाँ पर भी हम लोग उस चीज़ को समझेंगे कि जितना चार्ज आप देंगे उतना ही इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। अगर आप ज़्यादा चार्ज देते हैं तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वहाँ पर डिपॉजिट होता है, जितना ज़्यादा चार्ज आप देंगे। यानी करंट एंड टाइम, करंट और टाइम जिस हिसाब से आप उसको देंगे उसी हिसाब से वहाँ पर कैथोड पर जो सब्सटेंस जमा होता है वो उसका अमाउंट आएगा। अगर करंट ज़्यादा है तो चार्ज भी ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर अमाउंट ज़्यादा आएगा। अगर टाइम ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो ज़्यादा देर तक इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, तो ज़्यादा देर तक इलेक्ट्रोलाइसिस होने से ज़्यादा डिपोजिशन वहाँ पर होगा, ज़्यादा जमा होगा। तो करंट पर भी डिपेंड करता है और टाइम पर भी डिपेंड करता है। तो फैराडे ने दो नियम यहाँ पर बनाए। पहला नियम में इन्होंने कहा कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड टाइम और चार्ज। आप चार्ज भी लिख सकते हैं, आप करंट एंड टाइम भी लिख सकते हैं। जैसे द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पास। आप चाहे तो चार्ज लिख सकते हैं, नहीं तो करंट और टाइम करके लिख सकते हैं। अब अगर इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं, देखिए, मान लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर हम बना देते हैं आपको समझने के लिए कि ये कैथोड है और ये एनोड है और इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि इस पर प्लस आता है और इस पर माइनस आता है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहाँ डिपॉजिट होता है? कैथोड पर। जो भी चीज़ डिपोजिशन होगा वो कहाँ होगा? कैथोड पर होगा। ये कैथोड है, तो ये कितना, जितना करंट, यहाँ पर प्लस माइनस है, बैटरी से जितना करंट इसको मिलेगा उसी के हिसाब से यहाँ पर जो चीज़ जमा हो रहा है वो होगा। तो W इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट कैथोड। अगर W से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि जो यहाँ कैथोड पर जो जमा हो रहा है उसका वेट है। I क्या है? करंट है। और T क्या है? टाइम। नोट में एक बात आप जान लीजिए, Q बराबर IT होता है। क्या होता है? Q बराबर IT, माने चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, फैराडे लॉ के हिसाब से जो वेट ऑफ सब्सटेंस है वो डिपॉजिट होगा
वेट ऑफ सब्सटेंस है वो डिपॉजिट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी हो जाएगा, आप लिख सकते हैं। तो W प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ देने के लिए Z दे आता है, ZIT देखिए हो गया ऐसा। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू क्यू के बदले में क्या लिख सकते हैं, Q लिख सकते हैं, Q। तो यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट Z दे आएगा, ZQ हो जाएगा। तो या तो आप फॉर्मूला W इक्वल टू ZIT याद रखिए, या फिर आप याद रखिए W इक्वल टू ZQ, वेयर Z जो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इसका नाम है, इसको याद रखना है। Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z, ठीक है। अब ये आपका फैराडेज लॉ हो गया। या तो फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हैं W इक्वल टू ZIT, या फार्मूला आप लिख सकते हैं W इक्वल टू ZQ। Q क्या है, चार्ज है, यहाँ पर लिख देते हैं। ये Q क्या होता है, चार्ज होता है, और Z होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। हम Z के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन ये हो गया आपका फैराडे फर्स्ट लॉ। ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडे ने क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया कि कितना अमाउंट जमा होगा इस कैथोड पर इसके लिए, और उसके लिए दो फार्मूला निकल करके आया। एक आया W इक्वल टू ZIT और एक आया W इक्वल टू ZQ, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया फैराडेज लॉ। चलिए, इसके बाद अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पहले आपको याद रख लेना है। एक मोल अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, एक मोल इलेक्ट्रॉन की बात करें, कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन। ये सब लोगों को पता होता है। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होगा, माइनस में 1.66 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब आप लिख सकते हैं, 67 यहाँ पर ऐसा कूलम्ब। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो अगर आप एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखते हैं, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 96,500 कूलम्ब। ओवरऑल राउंड फिगर आप याद रखिएगा, कितना, 96,500, 96,500 कूलम्ब इज अ चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसे हम कहते हैं 1 फैराडे। क्या कहते हैं, 1 फैराडे इसको कहा जाता है। फैराडे को हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे के बराबर होता है। दैट इज 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 फैराडे। ये आपको याद रखना है कि कभी भी अगर आप मोल में इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं तो उसको आप फैराडे के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 फैराडे। चलिए, ये चीज हो गया। अब जो Z था, Z, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। फॉर इफ 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है, 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज गिवन, अगर हम कितना दें, 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी अगर हम दें, देन
मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड कितना 1 इक्विवेलेंट, यानी कि ई ग्राम, ये क्या होगा ई ग्राम, ठीक है ई ग्राम। वेयर ई जो होगा वो क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट। ऐसा मतलब समझ लीजिए कि W = ZQ, चार्ज कितना देते हैं 1 फैराडे, Q है चार्ज, Z रहने दीजिए। अगर चार्ज आप 1 फैराडे देते हैं तो वेट जो हो जाता है वो कितना हो जाता है ई ग्राम हो जाता है। चार्ज अगर 1 फैराडे देते हैं तो वेट हो जाता है ई ग्राम। तो इसीलिए Z जो होगा वो होगा E/F, ठीक है। Z क्या हो जाएगा E/F नहीं हो जाएगा यहाँ से, E = Z × F, क्योंकि यहाँ पर ये इक्विवेलेंट लॉ से यहाँ पर आपको देखा गया है, इसको आप याद रखिएगा, ये इक्विवेलेंट लॉ है, इसी पर सारा क्वेश्चन बनेगा कि अगर 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी आप देते हैं तो ई ग्राम वहाँ पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, और ई का मतलब होता है इक्विवेलेंट वेट। ई का मतलब क्या होता है इक्विवेलेंट वेट, यानी चार्ज अगर 1 फैराडे तो मास जो होगा वेट जो होगा वो क्या होगा ई ग्राम होगा। तो इस इक्वेशन में देखिए कि चार्ज को अगर 1 फैराडे कर दिए तो ये जो वेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ई ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ से E = Z × F हुआ, तो हमको Z निकालना है, तो Z = क्या हो जाएगा E/F, ठीक है। यानी Z के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, Z के जगह पर हम रख सकते हैं E/F रख सकते हैं। अब चलिए, तो W = क्या था ZQ, तो हम W के जगह पर लिख सकते हैं Z, और Q के जगह पर Z के जगह पर हमको रखना था, Z के जगह पर रखना है। देखिए W = ZQ और Z के जगह क्या रख दिए E/F, और यहाँ रख सकते हैं क्या Q। एक फार्मूला ये आ गया है, सब एक ही फार्मूला डिफरेंट फॉर्म में है। फिर देखिए W = ZQ था, अच्छा Q के जगह हम IT भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम एक IT के फॉर्म में लिख लेते हैं। W बराबर क्या होता है ZIT, और Z के जगह क्या लिखेंगे E/F IT, ये किसके बराबर हो गया W बराबर, तो W = क्या E/F IT, W = क्या हो जाएगा E/F IT, W बराबर E/F Q, ठीक है। अब यहाँ से जरा देखिए W = और Z के जगह E/F रखे थे E/F, और यहाँ पर Q है, E को इधर ले आते हैं W/E कर देते हैं, और इधर Q/F। अब ध्यान दीजिए W क्या है वेट है, W क्या है वेट है, और E क्या है इक्विवेलेंट वेट है। इक्विवेलेंट वेट निकालने आना चाहिए आपको। Q क्या है चार्ज है, टोटल चार्ज, और ये क्या है फैराडे, फैराडे में भी तो चार्ज ही होता है। तो अगर दिए हुए वेट में अगर आप इक्विवेलेंट वेट से गुना करते हैं, दिए हुए वेट में अगर आप दिए हुए इक्विवेलेंट वेट से अगर डिवाइड करते हैं तो ये कहलाता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। क्या कहलाता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। और चार्ज में अगर फैराडे से डिवाइड कीजिएगा तो वो होता है
नंबर ऑफ फैराडे। क्या होता है? नंबर ऑफ फैराडे। ये देखिए क्या रिलेशन आया कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे। तो जितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, जितना नंबर ऑफ फैराडे इलेक्ट्रिसिटी दीजिएगा उतना ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आपको क्या मिलेगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। एक ये नया रिलेशन आपको यहाँ पर बताए। ऐसे तो W इक्वल टू ZIT है ही, W इक्वल टू ZIT आपको फॉर्मूला दिए हैं, है ना? W इक्वल टू ZIT, W इक्वल टू ZQ ये है। इसके अलावे भी आप देख सकते हैं यहाँ से वेट बाई इक्विवेलेंट तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हुआ, और Q बाई F चार्ज बाई फैराडे तो नंबर ऑफ फैराडे। तो क्या दे रहा है ये रिलेशन कि नंबर ऑफ फैराडे इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। अगर कितना फैराडे अगर आप दिए हैं, अगर ये आपको पता चल जाए तो जितना नंबर ऑफ फैराडे दिए हैं उतना ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वहाँ पर डिपॉजिट होगा। क्लियर है? यही फैराडेज लॉ है। अब देखिए फैराडे सेकेंड लॉ बताने से पहले हम थोड़ा सा एक वर्कआउट कर लेते हैं इक्विवेलेंट वेट पर, ताकि आपको याद हो जाए। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है वेट फार्मूला वेट बाई एक्स, फार्मूला वेट बाई एक्स। और एक्स क्या होगा? वैलेंस फैक्टर होगा। एक्स होगा वैलेंस फैक्टर। वैलेंस फैक्टर में क्या क्या आता है? वैलेंस फैक्टर का मतलब हो गया CNV। C का मतलब चार्ज, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, V का मतलब वैलेंसी। तो ज़्यादातर आपको यही चीज़ यूज में होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम निकालना है तो फार्मूला वेट हो जाएगा 23 और इसका वैलेंसी है 1, तो ये हो जाएगा 23। इक्विवेलेंट वेट अगर आपको सिल्वर का निकालना है, फार्मूला वेट 108 और वैलेंसी 1, तो क्या हो जाएगा 108। तो इसी तरह से आप डिफरेंट केस में इक्विवेलेंट वेट आप निकाल सकते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के बाद तब आप बड़े आराम से इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, जिसका फार्मूला होता है Z इक्वल टू E बाई F। जैसे अगर आपको Z निकालना है किसका? सोडियम का, तो सोडियम का निकालेंगे कैसे? इक्विवेलेंट वेट। तो सोडियम का इक्विवेलेंट वेट तो 23 होता है। अब फैराडे का वैल्यू कितना होता है? 96,500 कूलम। यानी कि जो Z है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस है, ये क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू होता है। अगर आपको कह दिया जाए कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस निकालिए तो आप बता सकते हैं। मैग्नीशियम का 24 होता है एटॉमिक मास, फिर 96,500 से ये गड़बड़ हो गया, 24 नहीं। इक्विवेलेंट वेट जो होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम जो होता है, फार्मूला वेट बाई वैलेंसी 2 होता है, तो 12 ही होगा इसका। तो यहाँ पर 12 लिखाएगा, इक्विवेलेंट वेट बाई 96,500। इसी तरह से आप किसी भी एलिमेंट का Z का मान निकाल सकते हैं। या तो दे दिया जाता है, नहीं तो हमें पता होता है कि उसका वैल्यू कैसे निकालना है, क्योंकि सभी का वैल्यू फिक्स होता है। तो किसी का भी अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस निकालने का ज़रूरत अगर हुआ तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं E बाई F। ये सब पर लागू होता है। अब आते हैं फैराडेज सेकेंड लॉ। देखिए फैराडे सेकेंड लॉ क्या कहते हैं? फैराडे फर्स्ट लॉ पहले याद कीजिए। फैराडे फर्स्ट लॉ में क्या कहा गया कि अगर चार्ज कांस्टेंट रूप से देते रहा जाए तो वो डायरेक्टली चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली क्या होता है? चार्ज के प्रोपोर्शनल। मतलब
कि जितना आप उसमें चार्ज देंगे उतना ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होगा, डिपॉजिट होगा। इसलिए वहाँ पर एक फॉर्मूला आया था W=ZQ या ZIT, और फिर उससे रिलेटेड और भी टर्म हम लोग देखे थे। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि देखिए, सेकेंड लॉ उसी से निकला है। ये कहता है कि अगर आप कई इलेक्ट्रोलिटिक सेल को एक सीरीज में इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो प्रत्येक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो कैथोड पर जमा होता है वो उसका जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है वो समान होता है। सभी पर इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होंगे, किसी पर कम और ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए, देखिए पहले समझिए यहाँ पर क्या डेफिनेशन हम लिखे हैं कि फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस स्टेट दैट, जो फैराडे का सेकेंड लॉ है वो क्या स्टेट करता है, इफ द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, इफ सेम amount of electricity is passed through different electrolyte, ठीक है, through different electrolyte, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट को अगर एक समान करंट पास कराया जाए, the mass of ions deposited at the electrodes are directly proportional to their chemical equivalence. chemical equivalence मतलब weight by equivalent, केमिकल इक्विवेलेंस मतलब यहाँ पर क्या होगा, वेट बाय इक्विवेलेंस। जैसे आपको एक डायग्राम में यहाँ पर हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि कुछ मान लेते हैं, जैसे अगर ये मोल्टेन NaCl होता होगा, क्योंकि मान लेने से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये मोल्टेन NaCl है, ये एक्वस NaCl है, तो यहाँ पर जो मोल्टेन NaCl है इसमें प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, यहाँ एक्वस NaCl है सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ, और यहाँ भी एक्वस Na2SO4 मान लीजिए कि होता होगा। अपना मन से आप कुछ भी आप मान सकते हैं, दो सब में हम इलेक्ट्रोड अलग अलग ले लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये यहाँ पर क्या मान ले, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड मान लेते हैं कि है, ये क्या है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। इसमें हम क्या मान लेते हैं कि ये सिल्वर इलेक्ट्रोड है, ये है सिल्वर इलेक्ट्रोड, और इसमें हम मान लेते हैं कि कॉपर इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड। तो हो गया ना, 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल मान लीजिए कि यहाँ पर है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या जमा होगा, इस रॉड पर सोडियम जमा होगा, इस पर क्या जमा होगा, सोडियम। इस रॉड पर देखिए तो क्या जमा होगा, इसके चारों तरफ सिल्वर है, तो सिल्वर डिपॉजिट हुआ यहाँ पर। यहाँ पर इस कैथोड पर देखिए, यहाँ पर कॉपर रॉड है तो कॉपर डिपॉजिट, क्योंकि क्वालिटेटिव एनालिसिस हम पढ़ा चुके हैं, तो वहाँ से ये बात स्पष्ट है कि कौन से इलेक्ट्रोड पर कौन सा मेटल जमा होगा। क्वालिटेटिव में ये हम बात कर चुके हैं, वहाँ से आप जरूर एक बार देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो इस पर सोडियम जमा हो रहा है, इसमें सिल्वर जमा हो रहा है, और इसमें कॉपर जमा हो रहा है। ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस से क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, ये देख लीजिए कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl, सॉरी इक्विवेलेंट वेट नहीं, वेट ऑफ इक्विवेलेंट हमको करना था, चूंकि केमिकल इक्विवेलेंस, वेट बाय इक्विवेलेंट। तो क्या लिखेंगे, अगर यहाँ मान लीजिए इसका कुछ मान लेते हैं, जैसे W1 इसको मानते हैं, इसको मान लेते हैं W2, और इसको मान लेते हैं W3, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट वेट अगर E1 होता होगा, यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट E2 होता होगा, और इसका इक्विवेलेंट वेट E3, और ये सब हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ बस एक फार्मूला लिखने के लिए लिखा जा रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, W1 बाई E1 इक्वल टू इसका
W2/E2 इक्वल टू, अब उस सेल में W3/E3। ये देखिए, ठीक है। वेट बाय इक्विवेलेंट जो होगा तीनों में क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, ये याद रखना है आप। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इन सॉल्यूशन ए बी सी 3 कंटेनर है, इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इन सॉल्यूशन बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इन सॉल्यूशन सी, इन सॉल्यूशन सी। इस तरह से सभी में केमिकल इक्विवेलेंस क्या होंगे, आपस में समान होंगे, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देखिए ड्यूरासेल का बैटरी लगा हुआ है, बहुत पावरफुल होता है, और इसमें इक्वल करंट सब में पहुंचेगा, क्योंकि सीरीज में कॉम्बिनेशन है, ये आप देख सकते हैं। सब में एक समान इलेक्ट्रिसिटी जाता है, इसीलिए सब में एक समान नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होगा, डिपॉजिट होगा। सब में वेट बाय इक्विवेलेंट जो होगा, अब मान लीजिए कि यहाँ पर अगर आपको लिखना हुआ तो सोडियम का इक्विवेलेंट तो आपको पता है, सोडियम का इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 23 लिख सकते हैं आप। यहाँ आप इस सिल्वर का क्या लिख सकते हैं, 108 लिख सकते हैं। यहाँ कॉपर के जगह पर क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट 63.5/2, वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस जो होते हैं, केमिकल इक्विवेलेंस सेम होते हैं सब में। ये फैराडेज सेकेंड लॉ है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहा कि कैथोड पर उतना ही अमाउंट जमा होगा जितना आप चार्ज दीजिएगा, और सेकेंड लॉ क्या कहा कि जितना आप सीरीज में कनेक्शन कीजिएगा सेल का, तो उस सभी में एक समान चार्ज जाएगा, तो सभी में एक समान रूप से वेट बाय इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा सब पर। ये सेकेंड लॉ हो गया, तो फर्स्ट लॉ और ये हो गया सेकेंड लॉ। अब देखिएगा, इसी पर बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है, छोटा बड़ा सब तरह का क्वेश्चन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, तो फैराडे लॉ पर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इन कूलम, आपको इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड कूलम में बताइए फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ Fe2O3। अब ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आपको निकालना है FeO से और Fe2O3। चलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालते हैं तो हमें पता है कि ऑक्सीजन का -2 होता है, Fe का +2। अगर यहाँ निकालेंगे तो गिनिए, एक ऑक्सीजन पर -2 तो 3 ऑक्सीजन पर -6, तो +6 2 के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। समझ में आया। तो +2 से +3 जा रहे हैं एक एटम के लिए, तो 2 एटम के लिए कितना हो जाएगा, 2 फैराडे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हो जाएगा, 2। तो 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी नीडेड, जरूरत है। कितना इलेक्ट्रिसिटी का, 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, रिक्वायर्ड इन कूलम। फैराडे में नहीं बताइए, कौन चीज में बताइए, कूलम में बताइए। तो क्या हो जाएगा, 2 × और 1 फैराडे में क्या होता है, 96,500 कूलम होता है। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, धीरे धीरे आइडिया होगा आपको। जैसे अब ये क्वेश्चन है कि द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ इतना, कितना चार्ज का जरूरत पड़ेगा। अब ये तो इसमें लिखा है नहीं कूलम में कि फैराडे में, दोनों में हम लोग देख लेते हैं। जैसे MnO4- आपको कैसे बनाना है, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन है। तो MnO4- से Mn2+। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट पहले आप निकालिए।
मान लीजिए कि मैग्नीज का X होता है, ऑक्सीजन का -2 होगा, तो 4 ऑक्सीजन है तो -8 हो जाएगा, और इक्वल टू -1 क्योंकि ऊपर चार्ज -1 है, तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा +7। यानी मैग्नीज का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से चल के इसका तो चार्ज के इक्वल होगा, +7 से +2 जा रहा है, तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ये कितना हो जाएगा 5। इसीलिए 5 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी। 5 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस कन्वर्जन, रिक्वायर्ड फॉर दिस कन्वर्जन। ठीक है, अब देखिए 5 फैराडे अगर आपको कूलम में निकालना है तो क्या कीजिएगा, इसको 96,500 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कौन चीज़ में निकल जाएगा, कूलम में निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन CaCl2। चलिए अब CaCl2 CaCl2 जो है ये जब टूटता है तो Ca2+ और 2Cl- देता है। तो ये बोला है कि कैल्शियम कितना बनेगा, तो कैल्शियम देखिए तो कैल्शियम 2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन जब लेता है तब जाकर के कैल्शियम में कन्वर्ट होता है। तो हम ऐसे लिखेंगे कि अगर 1 मोल कैल्शियम आयन है तो यहाँ पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा, और इसका कितना होगा वजन 40 ग्राम हो जाएगा। अब हम क्या 2 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 2 फैराडे लिख सकते हैं? नहीं, तो चूंकि कैसे लिखेंगे कि 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज नीडेड, 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज नीडेड फॉर 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। 40 ग्राम कैल्शियम के लिए 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो इसीलिए 20 ग्राम के लिए कितना चाहिए, तो आधा चाहिए, तो 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज नीडेड फॉर 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। नहीं तो नंबर ऑफ फैराडे कितना हो गया 1 हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। आगे देखते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्स इन द डिपोजिशन ऑफ 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, यानी कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा 63.5 ग्राम कॉपर डिपॉजिट करने के लिए। तो जरा सोचिए कि CuSO4 टूट के क्या देगा, CuSO4 जब टूटेगा तो Cu2+ प्लस SO4 2-, Cu2+ एंड SO4 2-, कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन। तो कॉपर आयन, फिर देखिए ये कॉपर आयन जब 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहाँ पर कॉपर बनेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तब ये बन रहा है कितना 63.5 ग्राम। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 × 6.02 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन से क्या बन पाएगा 63। ये नहीं पूछा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कितना होगा, तो यही इसका आंसर हो गया। देखिए काफ़ी इजी है, इसी तरह से क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। अब देखिए कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन ये है, इसको बनाते हैं। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू डिपॉजिट 50 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, कितना समय लगेगा 50 ग्राम एल्युमिनियम को जमा होने में एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल का, जिसमें कि Al2O3 जो है यूज हो रहा है, करंट ऑफ 105 एम्पियर। तो आपको करंट दे दिया है, देखिए I का वैल्यू दे दिया, ये गिवन है। हमेशा जब भी क्वेश्चन बनाइए तो लिखिए पहले गिवन I मतलब करंट, कितना करंट है 105 एम्पियर, 105 एम्प दिया हुआ है क्या करंट। टाइम आपसे पूछा है, टाइम पूछा है कि क्या होगा, और वेट कितना जमा हो रहा है 50 ग्राम, है ना। Z अगर हम निकालना चाहें Z, तो आप जानते हैं इक्विवेलेंट वेट बाय फैराडे होगा। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम क्या होगा,
फार्मूला वेट 27 होता है, वैलेंसी 3 होता है, तो कितना हो जाएगा 9। तो 9/96,500। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे, W = ZIT, और यहाँ से T = क्या हो जाएगा, W/Z × I। समझ में आई? देखिए W वेट है, वेट क्या है 50 है, और Z अभी यहाँ पर हम लोग निकाल रखे हैं 9/96,500, जो कि ऊपर फिर चला जाएगा ऐसे, इनटू करंट कितना है 105 एम्पियर। बस क्या निकल गया, यहाँ से टाइम निकल गया। अब आप इसको कैलकुलेट करके XYZ जो भी आता है निकाल लीजिए। टाइम ही तो पूछा था आपसे, टाइम निकल गया, तो Z कैलकुलेट कर लीजिएगा, उसके बाद फॉर्मूला लगा दीजिए, क्वेश्चन बन गया। इफ ए करेंट ऑफ 1.5 एम्पियर फ्लो, करंट कितना फ्लो हो रहा है 1.5 एम्पियर। फिर से क्या लिखेंगे, गिवन, तो I करंट कितना है 1.5 एम्पियर, एक मेटालिक वायर से 3 घंटे के लिए। टाइम को हमेशा सेकंड में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आवर में दिया है तो 3 × 60 × 60 कर दीजिए, ये सेकंड में आ गया, ठीक है। देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर, ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। तो आप जानते हैं Q चार्ज जो होता है वो क्या होता है IT के बराबर होता है। तो I × T यानी कि 1.5 × 3 × इसको 3600 कर देते हैं, ये चार्ज हो गया। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, ये कूलम में होगा, ये क्या होगा कूलम में होगा। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना कूलम, तो इतना इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम होगा, तो इससे डिवाइड कर देंगे इसमें। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा जो टोटल चार्ज है, यानी कि 1.5 × 3 × 3600 बाई, इससे डिवाइड कर दीजिए। कूलम से कूलम क्या हो जाएगा कैंसिल, ये आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या पूछा है, और फिर हमको उसको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 5 फैराडे इज पास थ्रू 3 इलेक्ट्रोलिटिक। अब देखिए ये सेकेंड लॉ, क्योंकि 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल को कनेक्ट कर रहा है, एक AgNO3 है, एक कॉपर सल्फेट है और एक FeCl3 है। द ग्राम ऑफ ईच मेटल लिबरेटेड एट कैथोड विल बी, क्या होगा, प्रत्येक कैथोड पर कितना जमा होगा ये आपको बताना है। तो देखिए तो क्या था याद कीजिए, फैराडे सेकेंड लॉ, तीनों पर जो जमा होता था वो उसका नंबर ऑफ जो ग्राम इक्विवेलेंट था वो क्या था, इक्वल था, एक समान था। तो वेट बाई इक्विवेलेंट, सभी पर 5 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सब पर सेम हो जाएगा, वेट बाई इक्विवेलेंट। तो वेट ऑफ सिल्वर ऐसे लिखेंगे, वेट ऑफ सिल्वर बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, क्योंकि इधर सिल्वर जमा होगा, यहाँ कॉपर जमा होगा, वेट ऑफ कॉपर बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, यहाँ कॉपर जमा होगा, और यहाँ पर आयरन जमा होगा, वेट ऑफ आयरन बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन, ठीक है। तो द ग्राम्स ऑफ ईच मेटल लिबरेटेड एट कैथोड, तो ये हो गया क्लियरली। तो इलेक्ट्रिक चार्ज 5 फैराडे दिया गया, तो इसी तरह से मतलब एक रिलेशन जस्ट आपको बताना है, कितना ग्राम पूछ रहा है तो इसमें और डाटा चाहिए होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको फार्मूला को यूज़ करना है। तो इसी तरह से हम लोग काम करते रहेंगे। फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला W = ZQ, W = ZIT। उसके बाद नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम रहता है दोनों में,
जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं जिसे हम सेकंड लॉ कहते हैं। तो ये सब फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा और बड़ा आराम से आपको पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट, कुछ भी पूछ सकता है। या तो आपको टाइम पूछेगा कि क्या होगा, या आपको वेट पूछेगा कि क्या होगा, या आपसे करंट पूछेगा कि क्या होगा, या आपसे चार्ज पूछेगा कि क्यों। यही इसी टाइप से क्वेश्चन का टाइप बनता है। तो एक डाटा दे करके और दूसरा डाटा आपसे पूछेगा। फार्मूला वही है W=Z/IT, याद रखना है बस। ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से रहेगा। तो ये था फैराडेज एनालिसिस, फैराडेज लॉ, जो कि था क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो आज के एपिसोड में इतना ही रहेगा। अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे इसका अगला सेक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का अगला सेक्शन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी कि गैल्वेनिक सेल, जिसे हम वोल्टाइक सेल के नाम से जानते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।